मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार जोहार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का मैं गोस्वामी सर क्लासेज में। बच्चों, आज मैं सामाजिक विज्ञान हमारी पृथ्वी कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक को लेकर के आया हूँ। और आज हम लोग भूगोल में अध्याय 4 पाठ मानचित्र पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ग्लोब के बारे में बतलाया था। ग्लोब क्या है बच्चों? कोई आप लोग तो उम्मीद है कि आप लोग जानते भी होंगे और समझ भी गए होंगे कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब है पृथ्वी का लघु रूप। लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता है, लेकिन छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को अध्याय 2 में जब ग्लोब और अक्षांश और देशांतर पाठ पढ़ाया था तो आप लोगों को ग्लोब के बारे में समझाया था। तो पृथ्वी, आप ग्लोब को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पता चलेगा कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आप ग्लोब को सावधानी पूर्वक जरूर देखिए। तो पृथ्वी के अध्ययन के लिए बच्चों ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है। लेकिन जब पृथ्वी के किसी विशेष भाग जैसे कोई देश, राज्य, जिला, गांव तथा शहर को अध्ययन करना है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, तो ग्लोब हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होता है। तब बच्चों हम लोग कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? तो इस परिस्थिति में हमें मानचित्र की सहायता लेनी पड़ती है। मानचित्र को अंग्रेजी में मैप भी कहते हैं। मानचित्र क्या है? तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। जो इस प्रकार मानचित्र एक बड़े क्षेत्र का छोटा रूप चित्रण है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल किसी एक भाग जैसे एक महाद्वीप अथवा एक देश अथवा एक राज्य के बारे में अगर अध्ययन करना है तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। बच्चों, ग्लोब की तुलना में मानचित्र हमें अधिक जानकारी देता है। बच्चों, मान लिया जाए हमें किसी गांव में किसी गांव का हमें वहां का मकान का चित्र जानकारी प्राप्त करना है। कुआं है, पेड़ है, नदी है या तालाब की जो वास्तविक आकृतियां हैं उसको हमको मानचित्र के माध्यम से, है ना, मानचित्र के माध्यम से उसके आकार और आकृतियां दिखाना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं? तो हम मानचित्र पर मकान, कुआं, पेड़, नदी आदि की वास्तविक आकृतियां और आकार दिखाने के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग करके सरलतापूर्वक साफ साफ पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होता है? उन चिन्हों के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि कौन सा चिन्ह मकान दर्शा रहा है, कौन सा चिन्ह पेड़ दर्शा रहा है और कौन सा चिन्ह नदी दर्शा रहा है। बच्चों, मानचित्र की सहायता से एक कागज पर हम बहुत बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कोई देश, महाद्वीप आदि को। मानचित्र में हम क्या करते हैं? मानचित्र में प्रायः रंगों का हम प्रयोग करते हैं। लाल, पीला, हरा
आप अपने पाठ्य पुस्तक के चित्र 4.2 में जब देखेंगे भारत के मानचित्र को, या आप चित्र 4.1 में देखेंगे आप अपने झारखंड राज्य को, तो यहाँ कई रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। कहीं हरा रंग है, कहीं लाल है, कहीं बैंगनी है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, तो इन चित्रों के माध्यम से आप यहाँ भारत का नक्शा भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ कई तरह के राज्य को दिखाने के लिए, वहाँ के नदियों को दिखाने के लिए, वहाँ के क्षेत्र को दिखाने के लिए, मैदानी भागों को दिखाने के लिए अलग अलग रंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो बच्चों, मानचित्र में हम लोग कौन कौन से रंग का प्रयोग करते हैं और क्या दिखाते हैं? तो जैसे कि अगर जल दिखाना हो तो हम नीला रंग का प्रयोग करेंगे, अगर मैदान दिखाना हो तो हरा रंग का प्रयोग करेंगे, पीला दिखाना हो पीला रंग पठार दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे, और पर्वत अगर दिखाना हो तो लाल रंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। बच्चों, मानचित्र के द्वारा किसी सीमित क्षेत्र की बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है। तो मानचित्र हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है, लेकिन जब पृथ्वी के किसी एक भाग का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब उतना उपयोगी नहीं होता है जितना कि मानचित्र होता है। बच्चों, हमारे अध्ययन या जानकारी संबंधी आवश्यकताओं को मानचित्र क्या करता है? पूरा करता है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को दर्शाता है, दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 27 में अपने झारखंड राज्य के चित्र को देखिए। यहाँ झारखंड के भौतिक मानचित्र की जानकारी आपको दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो भौतिक ऊंचाई है आपका, यहाँ पर ये जो चित्र आपका है वह भौतिक मानचित्र का है। तो आप यहाँ देखिए कोना में, यहाँ पर आप यहाँ भौतिक ऊंचाई का माप और रंग दिया गया है। यहाँ पर हर अलग अलग रंग जो दिया गया है और उसकी ऊंचाई यहाँ आपको बताई गई कि समुद्र तल से 0 डिग्री, हरा रंग 150 है, 300, 800, 900, ये आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। तो इस मानचित्र को एक कागज़ पर यह हमारे झारखंड राज्य का चित्र बनाया गया है, और आप यहाँ पर पठार को देख रहे हैं। कौन कौन पठार कहाँ हैं, कहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, कहाँ मैदान हैं, तो ये सब आपको इस चित्र में देख करके समझ सकते हैं। बच्चों, जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ अगर हम रख देते हैं, जैसे किसी देश का अलग मानचित्र, किसी महादेश का मानचित्र, किसी द्वीप का मानचित्र, या बच्चों हम लोग कोई एक गांव का या कोई एक खास शहर का अगर हम लोग एक साथ रखते हैं तो कई मानचित्रों का जो एक पुस्तक बनता है उसको हम लोग एटलस कहते हैं। तो बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब वह एटलस बन जाता है। एटलस क्या है? तो एटलस में विभिन्न प्रकारों तथा अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित मानचित्रों का संग्रह होता है। बच्चों, याद रखेंगे एटलस क्या है? तो एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित मानचित्रों का संग्रह होता है। मानचित्रों से हमें एक ग्लोब की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो जब हम कई तरह अलग अलग मानचित्रों को जब एक साथ रखेंगे तो वह क्या बन जाता है? एटलस बन जाता है। बच्चों, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से मानचित्र के प्रकार हैं। तो पहला है आपका भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे कि
पर्वत, पठार, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। और इस मानचित्र में विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल की विविधता को प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों, कभी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भौतिक मानचित्र क्या है, तो आपको जवाब देना होगा कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। और इन जल है, मैदान है, पठार है, पर्वत है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कई रंगों से प्रदर्शित करते हैं। तो विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल की जो विविध आकृतियां हैं उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि नीला रंग हम लोग पानी दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, हरा रंग मैदान प्रदर्शित करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, पीला रंग हम लोग पठार प्रदर्शित करने के लिए कहते हैं, और लाल रंग पर्वत को दिखाने के लिए या मानचित्र में प्रदर्शित करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अभी जैसे आपने झारखंड का जो चित्र देखा, मानचित्र देखा, यह झारखंड के भौतिक मानचित्र का मानचित्र है। जहाँ आपको ध्यान से देखेंगे तो पश्चिम पलामू की पहाड़ियाँ नज़र आएगी, कोडरमा के पठार, देवघर की उच्च भूमि, गिरिडीह उच्च भूमि, दामोदर घाटी, चुट्टूपाली घाट, छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, गंगा घाट, डालमा श्रेणी, शिवभूम का मैदान, और साथ ही में वीरमित्रापुर की पहाड़ियाँ, सिमडेगा की पठार, शारदा की पहाड़ियाँ, कोल्हान की उच्च भूमि इत्यादि आप विभिन्न रंगों के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो यह क्या है बच्चों? तो यह हमारा झारखंड का भौतिक मानचित्र है। तो भौतिक मानचित्र में हम क्या दिखाते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग राजनीतिक मानचित्र। अभी आप ये जो भारत का नक्शा आप अपने स्क्रीन पर, मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यहाँ यह हमारा भारत का राजनीतिक चित्र है, मानचित्र है। तो यहाँ हर राज्य को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित किया गया है। आप सबसे ऊपर में लद्दाख को देख रहे हैं तो गुलाबी रंग है, पीला रंग जम्मू कश्मीर को दिखाया है, ब्लू रंग हिमाचल प्रदेश को दिखाया है, अपना झारखंड को भी नीला रंग से आपको प्रदर्शित किया है। तो कहने का अर्थ हुआ कि भारत में जितने भी राज्य हैं, तो आप इस चित्र को ध्यान से अगर देखेंगे और समझेंगे तो आपको भारत के सभी राज्यों का नाम पता चल जाएगा, और साथ ही साथ उन राज्यों की राजधानी का भी नाम आपका मानचित्र में दिखाया गया है। जैसे झारखंड का राजधानी रांची, बिहार का पटना, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, सिक्किम का गंगटोक, मेघालय का असम का दिसपुर, मेघालय का शिलोंग, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, मध्य प्रदेश का भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, मुंबई का महाराष्ट्र। तो कहने का अर्थ हुआ कि आप इस मानचित्र के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों की जानकारी और उनकी राजधानियों को आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं। बच्चों, तो ये क्या था? ये हमारा भारत देश की राजनीतिक मानचित्र है। तो राजनीतिक मानचित्र क्या है? तो राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, राजनीतिक मानचित्र क्या है? तो राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। आप अपने
पाठ्य पुस्तक में जो 4.2 में जो चित्र दिया गया है, आप भारत के पड़ोसी देशों का नाम जिसकी सीमा हमारे भारत से लगी हुई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं चीन, आप यहाँ देख सकते हैं अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, फिर आप इधर देखेंगे तो अरब सागर आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में आपको श्रीलंका पड़ोसी राज्य भी आपको दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ में आप यहाँ देखेंगे तो आपको बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जो हमारे भारत की सीमा से लगी हुई है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो बच्चों, राजनीतिक मानचित्र से हम क्या पता चलता है? तो राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, कौन कौन से मानचित्र के बारे में आपने जाना अभी? तो भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। पुनः याद रखें, भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। और राजनीतिक मानचित्र क्या है? तो राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब आइए तीसरा नंबर देखिए, थीमेटिक मानचित्र। तो थीमेटिक मानचित्र क्या है? तो वैसे मानचित्र जिनसे विशेष जानकारी प्राप्त होती है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, रेल मानचित्र तथा उद्योग मानचित्र आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। बच्चों याद रखेंगे, थीमेटिक मानचित्र से हमें क्या पता चलता है? तो किसी राज्य का, किसी देश का, वहाँ का सड़क के, वर्षा वाले क्षेत्र का, वन वाले क्षेत्र का, रेल मानचित्र तथा उस देश के उद्योग का मानचित्र आदि का हम थीमेटिक मानचित्र में देखते हैं। और इन मानचित्रों के माध्यम से दी जाने वाली सूचना ही इनके नामकरण को दर्शाता है। तो याद रखेंगे बच्चों, फिर से देखें, थीमेटिक मानचित्र क्या है? तो वैसे मानचित्र जिनसे विशेष जानकारियां प्राप्त होती है, जैसे सड़क, वर्षा, वन, रेल तथा उद्योग आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। और इन मानचित्रों के माध्यम से दी जाने वाली सूचना ही इनके नामकरण को दर्शाता है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 29 में चित्र 4.3 को देखें, जो हम ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको विभिन्न रंग के माध्यम से, यहाँ काले और सफ़ेद रंगों के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ वनस्पति का प्रकार किस प्रकार का है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ है, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ है, साथ ही साथ पर्वतीय वन, मेघराज वन, कटीले वन। तो आप इस चित्र में वनस्पति अर्थात इस भारत के मानचित्र में आप जंगल के बारे में और वहाँ का कौन सा वन है, कौन सा जंगल है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ है, पर्वतीय वन कहाँ है, मेघराज वन कहाँ है, तो आप इस भारत के मानचित्र को देख करके आसानी से देख सकते हैं। तो कटीले वन कहाँ कहाँ है बच्चों? तो ये जो काले रंग से आप देख रहे हैं ऊपर में उत्तर की ओर, और साथ ही साथ पूरब में सबसे ऊपर जो देख रहे हैं वह भाग क्या है? तो वह भाग वन, कटीले वन से दिखाया गया है। और ये जो आप सीधा सीधा लकीर आप यहाँ जो देख रहे हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यहाँ आप इस चिन्ह को आप ध्यान से देखिए।
ऊपर में आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, उसके बाद पर्वतीय वन, फिर आपका मेघराज वन और कटीले वन। और ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को आप भारत के मानचित्र में आप इसे देखें और आसानी से आप समझ सकते हैं। तो यह क्या है? थीमेटिक मानचित्र, या जहां आपको वनों के, भारत के वनों के बारे में बताया गया कि भारत में जो वनस्पति का प्रकार है, जो जंगल है, वह किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार का जंगल है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन, मेघराज वन और कटीले वन की जानकारी आपको दी गई है। तो आप इस चित्र से भारत के प्राकृतिक वनस्पति या जंगलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए आगे देखें बच्चों, हम लोग मानचित्र की भाषा। मानचित्र की भाषा क्या है? तो मानचित्र में तथ्यों को दर्शाने के लिए शब्दों के बदले हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि हम शब्द नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ चिन्ह ही दिखा सकते हैं, और चिन्ह के माध्यम से ही हम जान सकते हैं कि वह क्षेत्र या वह राज्य या वह देश का स्थिति कैसा है। आप यहाँ अगर चित्र को गौर से देखेंगे तो आपको ये जो आपका कटीले वन है या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, तो यहाँ इस चित्र ये चिन्ह है, यहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है, बल्कि यहाँ शब्द, किसी नामकरण से शब्द नहीं बताया गया, केवल चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो मानचित्र की भाषा क्या है? तो मानचित्र में तथ्यों को दर्शाने के लिए शब्दों के बदले हम चिन्हों का प्रयोग होता है, और इन चिन्हों को ही हम मानचित्र की भाषा कहते हैं। तो जो आप चित्र देखते होंगे, चाहे आप अपने झारखंड राज्य के को देखें या पड़ोसी राज्य बिहार को देखें या किसी भी राज्य का या किसी भी शहर का जो चिन्ह दिखाया गया, जैसे किसी विशेष शहर का या विशेष गांव में अगर कहीं मकान का है या कहीं कुआं है या कहीं पेड़ है या कोई झील है या नदी है, तो उसकी जो वास्तविक आकृतियां हैं या उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसको हम लोग क्या करते हैं? चिन्ह का प्रयोग करके मानचित्र में दिखाते हैं। तो उन चिन्हों से ही हम साफ साफ पढ़ पाते हैं कि यह जो चिन्ह दिया गया है वह मकान का है, यह पेड़ का है, यह नदी का है। तो चिन्ह का प्रयोग से मानचित्र को पढ़ना आसान हो जाता है। तो याद रखेंगे बच्चों कि मानचित्र की भाषा क्या है? तो मानचित्र में तथ्यों को दर्शाने के लिए शब्दों के बदले चिन्हों का प्रयोग होता है। और इसमें कौन कौन से प्रमुख मानचित्र के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं, इनमें से कौन कौन से प्रमुख तत्व हैं, आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। तो पहला आपका है पैमाना, फिर है प्रतीक चिन्ह, दिशा तथा रंग। तो पैमाना, स्केल, उसके माध्यम से हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रतीक चिन्ह के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। दिशा बतलाता है कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है। साथ ही साथ जो रंग बताया गया है, जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया था कि अगर जल को दिखाना है, पानी दिखाना है या तालाब दिखाना है तो हम लोग नीला रंग का प्रयोग करते हैं। अगर मैदान दिखाना है तो हरा रंग का प्रयोग करते हैं। पठार दिखाना है तो पीला रंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हर चिन्ह को, हर विशेष आकृति को या विशेष स्थल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रंग का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आइए अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से पैमाना, प्रतीक चिन्ह, दिशा तथा रंग क्या है। अब इसके बारे में हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पैमाना। पैमाना क्या है? तो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को हम पैमाना कहते हैं। याद रखेंगे, स्थल पर जो वास्तविक दूरी है, जैसे मान लीजिए कोई एक, आप अपने गांव में देखिए, तो मान लीजिए आपका मकान और आपके विद्यालय
जहाँ स्थित है उसकी जो दूरी है, तो उतनी दूरी हम कोई कागज़ में तो हम बना नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो स्थल पर जो वास्तविक दूरी है तथा मानचित्र पर जो दिखाई गई दूरी है, उसके बीच के अनुपात को हम पैमाना के माध्यम से दर्शाते हैं। और पैमाना के आधार पर मानचित्र दो प्रकार के हैं, एक छोटे पैमाना वाला मानचित्र और एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो पैमाना क्या है बच्चों, याद रखेंगे, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को हम पैमाना कहते हैं। और पैमाना के आधार पर मानचित्र दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक छोटे पैमाना वाला मानचित्र और एक बड़े पैमाना वाला मानचित्र। अब छोटे पैमाना वाला मानचित्र क्या है, तो ध्यान से सुने। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे कोई देशों, महाद्वीपों आदि को कागज पर दिखाने हेतु छोटे पैमाने का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे मानचित्र पर जब 5 सेमी स्थल के 200 किलोमीटर को दर्शाता है, तो इसे छोटे पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, छोटे पैमाना वाला मानचित्र किसे कहते हैं, तो जब बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे देशों, महाद्वीपों आदि को कागज पर दिखाने हेतु छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। किसी मानचित्र पर जब आप 5 सेमी स्थल के 200 किलोमीटर को दर्शाता है, तो यह छोटे पैमाना वाला मानचित्र कहलाते हैं। आप ध्यान से, एक आपको चित्र दिखाया गया है, आप इस चित्र को ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल जा रहा है। तो जब छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग, छोटे पैमाना वाला मानचित्र में हम बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग को लेते हैं और बड़े पैमाने वाला मानचित्र में हम छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग को दर्शाते हैं। याद रखेंगे, छोटे पैमाना वाला मानचित्र में बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हम छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। और बड़े पैमाने वाले में छोटे क्षेत्रफल वाले भूभाग जैसे गांव, शहर आदि को दिखाना होता है, तो बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेमी की दूरी स्थल के 200 मीटर की दूरी को दर्शाता है, तो इसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। तो आप यहाँ भी चित्र में ध्यान से देख सकते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र में छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारियाँ समाहित होती है या अधिक जानकारियाँ प्राप्त होती है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र में छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर हमें पैमाने की सही जानकारी है, तो हम मानचित्र के माध्यम से स्थल पर 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी को आसानी से पता लगाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, जैसा भी हमने बताया कि आपका विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी मान लिया जाए 10 किलोमीटर है, और इसे मानचित्र में हम 1 सेमी की दूरी से दिखाया गया है, तो आपके मानचित्र का पैमाना क्या होगा, 1 सेमी बराबर 10 किलोमीटर, तो 1 अनुपात 10 हो गया। अभी हमने जैसा कि आप लोगों को बताया था ये मानचित्र के बारे में, तो आपने वहाँ ध्यान से देखा होगा और आप जानकारी प्राप्त जरूर किए होंगे। तो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ है कि अगर आपके घर से विद्यालय की दूरी अगर 10 किलोमीटर है, तो हम क्या करते हैं, मानचित्र पर एक पैमाना होगा और वह क्या होगा कि 10 किलोमीटर बराबर 1 सेमी या 1 सेमी बराबर 10 किलोमीटर दिखाना है, तो 1 अनुपात 10 हो गया। क्या हो गया बच्चों, 1 अनुपात 10 हो गया। अगर आपको पैमाने की जानकारी है, तो आप मानचित्र पर दिए गए 2 स्थानों के बीच की दूरी से आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों,
आज हम यहीं तक। फिर हम आगे जब आपके बीच आएंगे इसी पाठ को लेकर के, तो आपको प्रतीक चिन्ह के बारे में, साथ ही साथ में दिशा के बारे में, रंगों के, रेखा चित्र और खाखा के बारे में जानकारी आपके बीच रखेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम लोगों ने क्या सीखा? तो आज हम लोगों ने मानचित्र के बारे में जाना कि मानचित्र क्या है। तो याद रखेंगे बच्चों, मानचित्र क्या है, इसे आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पृथ्वी का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमारे लिए ग्लोब उपयोगी सिद्ध होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी की किसी एक भाग का, जैसे कोई देश, महादेश, गांव आदि के बारे में अगर अध्ययन करना हो तो हमारे लिए ग्लोब उपयोगी नहीं होता है। इसके लिए हम मानचित्र की सहायता लेते हैं और अंग्रेजी में मानचित्र को मैप कहते हैं। मानचित्र दो प्रकार का होता है, भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। राजनीतिक भौतिक मानचित्र क्या है? तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, झीलों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र क्या है बच्चों? तो राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और थीमेटिक मानचित्र क्या है? तो वैसे मानचित्र जिनसे विशेष जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, रेल मानचित्र तथा उद्योग मानचित्र आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो आज आपने ये सब सीखा और समझा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक। फिर हम आपके बीच आएंगे अगले भाग में, जहां आपको प्रतीक चिन्ह, रंग, रेखा चित्र, दिशा और खाखा की जानकारी देंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।